नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मैंगलोर के नारसन पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया बॉर्डर का निरीक्षण। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट का लिया जायजा। सीएम त्रिवेंद्र ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण। कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश। मंत्री मदन कौशिक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। डीजीपी बनने के बाद पुलिस समस्याओं को दूर करने में जुटे डीजीपी। अपराधियों से मिली भगत, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्तराखंड में 90% ठीक हुए कोरोना संक्रमित मरीज। वहीं 75,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 516 नए मरीज मिले, 13 की हुई मौत। कोरोना के चलते हर वर्ग को करना पड़ेगा आर्थिक दिक्कतों का सामना। दून नगर निगम ने राहत देते हुए हाउस टैक्स में 3 माह की ढील। बिंदुकथा क्षेत्र में गोल नदी पे काम करने वाले मजदूरों को नहीं मिल रही सुरक्षा। झोपड़ी में सो रहे 3 मजदूरों के हाथी निकुचल में 1 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो आप देहरादून से आपको बता रहे हैं। विधानसभा का दिसंबर में होगा शीतकालीन सत्र के लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दी है मंजूरी। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच आयोजित होगा सत्र। राजभवन की मंजूरी के बाद जारी किया गया नोटिफिकेशन। सत्र के लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दी मंजूरी। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच आयोजित होगा सत्र। राजभवन की मंजूरी मिलने के बाद जारी किया गया नोटिफिकेशन। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। विधानसभा का दिसंबर में होगा शीतकालीन सत्र के लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दी मंजूरी। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच आयोजित होगा सत्र। राजभवन की मंजूरी के बाद जारी किया गया नोटिफिकेशन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा का दिसंबर में होगा शीतकालीन सत्र। 21 दिसंबर से और 24 दिसंबर के बीच, यानी 3 दिन का हमारा सत्र आउट हो रहा है। और व्यवस्थाएं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोरोना जैसा ये जो समस्या हमारे सामने है, तो हमने पिछली बार जो सत्र 23 सितंबर को हुआ था, व्यवस्थाएं भी हम वैसी रखेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार 3 दिन का है, तो हमें व्यवस्थाएं उसी प्रकार से करनी पड़ेंगी। और उसी तैयारी के लिए आज मैं विधानसभा जा रहा हूँ, बैठ के बातचीत करेंगे। हर प्रकार से हमारा ये सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, इसकी हम पूरी तैयारी के साथ हम लोग अपना खाका खींचेंगे। खबर देहरादून से, जहां दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया है। वहां अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरने पर अड़ गए। दिव्यांगजनों ने प्रत्येक माह पेंशन दिए जाने और गैर सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार दिए जाने के समेत कई मांगों को लेकर सीएम आवास पहुंचे। और 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले से सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं। वार्ता भी हो चुकी है सभी अधिकारियों से। आज जब देखा हमने कि कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने दिव्यांग दिवस पे काला दिवस मनाने का सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। मुद्दा है पेंशन, आपका रोजगार, शिक्षा, कोई भी जो मुद्दे हैं हमारे, उस पर सरकार ने अब तक किसी भी दिव्यांग को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पेंशन से अलावा। दून वासियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 30 स्मार्ट सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। स्मार्ट सिटी के सीईओ और देहरादून जिला अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह से बसों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। योजना के तहत कुल 30 बसें आएंगी। अगर पहले चरण का ट्रायल सफल रहा तो दिसंबर के अंत तक करीब 11 बसें आएंगी। इसके बाद समय समय पर बसों को मंगाया जाएगा। आपको बता दें कि ये बसें कई खूबियों से लैस होंगी। इनमें इलेक्ट्रिक बसों से 26 सीटें होंगी। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर होगी, साथ ही हाइड्रोलिक रैंप भी होगी। एक बार चार्ज करने पर बसों को 150 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बस में ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, साथ ही इमरजेंसी बटन और मोबाइल चार्जिंग सिस्टम भी के साथ कई सुविधाएं भी होंगी। देखिए, इलेक्ट्रिक बस देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम ला रहे हैं और इसमें हमें भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से सब्सिडी भी प्राप्त हुई है।
और पहली जो प्रोटो बस है, जो बस जैसी चलेगी वो अब यहाँ ट्रायल किया जाएगा सड़कों पर चला करके, वो बस कल हैदराबाद से यहाँ पहुँच चुकी है और जल्दी ही जो हमारे परिवहन विभाग की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक से हमारा प्लान है कि हम इसका ट्रायल रन शुरू कर देंगे। टोटल 30 बसें आनी हैं। पहले चरण में अगर ये ट्रायल रन सफल रहता है, अगर कोई उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता होती है तो उसको देखते हुए दिसंबर के लास्ट तक हम लगभग 11 बस आ जाएंगी और उसके बाद आगे जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होगी 30 बसों तक को उसको बेड़े को बढ़ाया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कार्यालय में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शहर वासियों को योजनाओं के तहत नल से जल की आपूर्ति जल्द से जल्द की जाने की चर्चा हुई। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शासन को डीपीआर भेज दी गई है। शहर में कुछ गाँव में इस योजना को पहुँचना बाकी है, इन्हीं गाँवों की डीपीआर भेजी गई है। इसके साथ ही सभी आंगनवाड़ियों में भी योजना के तहत नल जल की आपूर्ति दी जाएगी। इसके लिए 20 दिसंबर तक सभी आंगनवाड़ी और स्कूलों के नल का कनेक्शन देकर जल आपूर्ति किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मिशन में अभी जो पूरे राज्य में देहरादून अभी प्रथम स्थान पर है और लगभग 87% से ऊपर थोड़ा जो है कवरेज किया जा चुका है। अब इसके अलावा कुछ गांव हैं, वहां के लिए जो है हमने डीपीआर जो है शासन को आज अब भेज दी है और वहां से जैसे ही वो पास होके आएगी तो और घरों में भी किया जाएगा। दूसरा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हमें एक कहा गया था कि 100 दिनों के भीतर समस्त आंगनवाड़ी और स्कूलों में भी जो जल जो है वो नल से दिया जाना है। उसके क्रम में भी आज हमारी बैठक हुई है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बद्रीनाथ हाईवे पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही स्थानीय व्यक्तियों की समस्याओं को सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस बीच उन्हें एनएच के अधिकारियों के चौड़ीकरण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने गुलबराय मैदान का भी निरीक्षण किया। केदारनाथ तिराहे पर पहुंचे जिलाधिकारी ने एनएच व कार्यदायी संस्था सहित संबंधित अधिकारियों के साथ केदारनाथ तिराहे से चौड़ीकरण कार्यों के दौरान नालियां, अनावश्यक बह रहे पानी व सुरक्षा दीवारों आदि त्वरित गति से कार्य करने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों व व्यक्तियों की चौड़ीकरण कार्यों से हो रहे नुकसान व मुआवजे के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। महोदय द्वारा ही निरीक्षण किया गया। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स थे और इसमें जो ट्रैफिक और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1-2 बॉटलनेक्स रह गए हैं, अदरवाइज ठीक हो गया है। वो जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाया गया और उनके द्वारा बताया गया कि जल्दी बॉटलनेक्स भी दूर हो जाएंगे। फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमारी जो थोड़ी मोड़ी अभी है वो खत्म हो जाएगी। सुरंग की वजह से बड़ी दिक्कत है। टनल का रिपेयर चल रहा है, लगभग 1.5 महीने में वो बताया गया कि कंप्लीट हो जाएगा। तब तक दोनों तरफ का ट्रैफिक बाजार के अंदर से जाएगा। रुद्रप्रयाग में अत्यधिक बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं। कई कार्य ऐसे थे जिन्हें दिसंबर माह के अंत तक पूरा होना था, लेकिन धाम में 5 फीट तक बर्फ जमी होने के कारण कार्य किए जाना मुश्किल था। ऐसे में धाम से सभी मजदूर वापस लौट आए हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी महीने में बर्फबारी कम होने के बाद ही कार्य दोबारा शुरू हो पाएंगे। बता दें कि केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद से धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग में बर्फ से ढक चुका है। बर्फबारी के बाद धाम में चल रहे सभी कार्यों के पुनर्निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं और धाम के पुनर्निर्माण कार्य में 100 से ज्यादा मजदूर वापस लौट आए। आपदा प्रभावित केदारनाथ में 5 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते वहां हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों में रफ्तार धीमी पड़ गई है। रुद्रपुर में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री यशपाल आर्या ने प्रदेश में 54 दिव्यांगों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उधम सिंह नगर के 19 दिव्यांगों को मेडल, प्रशस्ति पत्र, 5000 का चेक और ट्राईसाइकिल सहित कृत्रिम अंग वितरित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशेष सहायता के लिए तौर पर चलाई जा रही कई योजना शुरू हो गई हैं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से आपको बता रहे हैं, जैविक उत्पाद परिषद की 22वीं बैठक शुरू हो गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, सभी कृषि अधिकारी बैठक में मौजूद। कृषि संबंधित अहम बिंदुओं पर हो रही है चर्चा। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सभी कृषि अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल। जैविक उत्पाद परिषद की 22वीं बैठक शुरू हुई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। सभी कृषि अधिकारी बैठक में मौजूद। कृषि संबंधित अहम बिंदुओं पर हो रही चर्चा। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपने जनपद हरिद्वार भ्रमण पर रहे। हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले नारसन बॉर्डर से अपने भ्रमण की शुरुआत की और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही राजमार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर पुल का भी निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ मेले क्षेत्र में पहुंचे और क्षेत्र में कुंभ मेले को लेकर चल रहा निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्माण कार्यों की गति से संतुष्ट नजर आए। आशा जताई कि दिसंबर माह तक कुंभ के 98% कार्य पूरे किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीसीआर में कुंभ मेले में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा और हरीश रावत पर तंज कसते हुए हरीश रावत के मुंह में राम और बगल में छुरी बताया। आज सुबह 9:30 बजे से लगभग नारसन बॉर्डर जहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, तमाम फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनका निरीक्षण किया है। साथ ही जो कुंभ की दृष्टि से तमाम यहाँ पर ब्रिजेज बन रहे हैं, उनका भी यहाँ पर आज निरीक्षण किया गया है और लगभग 98% कार्य हमारे दिसंबर माह में पूर्ण हो जाएंगे। भाजपा सरकार द्वारा सुरेश भट्ट को उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री के रूप में चुना गया है। सुरेश भट्ट ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में जिक्र किया और बूथ को मजबूत बनाए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2022 मिशन में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमाएगी। मैंने आज प्रदेश महामंत्री के रूप में आज पदभार ग्रहण किया है। महामंत्री के रूप में उत्तराखंड के अंदर 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पार्टी संगठन, हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जिस भी प्रकार की योजना, जिस भी प्रकार की रणनीति बनाएगा, उस योजना और रणनीति को धरातल पर उतारकर हर बूथ के कार्यकर्ता तक उस योजना को पहुंचाकर फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रिपीट करेंगे। भेरीनाग के पुंगराव घाटी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 22 करोड़ की लागत से कोटगाड़ी, चौशाला, भट्टी गांव, डाडी मोली, अमथन लोडार और 29
किलोमीटर की डामरीकरण कार्य का उद्घाटन किया गया। गंगोली घाट के विधायक मीना गंगोला द्वारा किया गया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य चल रहा है। आने वाले वर्षों में सभी गांवों को सड़क से जोड़ने के साथ ही गांव का विकास भी किया जा रहा है। इस सड़क क्षेत्र से 15 नजदीकी गांव लाभान्वित होंगे, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जनता की बहुत पुरानी मांग थी, 30-40 सालों पुरानी मांग क्षेत्रीय जनता की थी और इस क्षेत्रों में खुद मैं पैदल जाके गई थी और हमेशा क्षेत्रीय वासियों की एक ही आवाज़ होती थी कि हमको सड़क से जोड़ दीजिए। तो आज उनकी वो वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है और पार्ट 1 का काम कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा सा बहुत रहा है और पार्ट 2 का टेंडर हो चुका है। अच्छा काम हो, गुणवत्तापूर्वक हो और क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिले और 19 करोड़ की हमारी ये सड़क 2 दर्जन गाँवों को जोड़ता है और गाँव वालों को सुविधा मिलेगी और उससे गाँव का विकास होगा। नैनीताल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अभी से अपने बूथों को मजबूत करने में लग गई है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रभारी जितेंद्र फुलवार ने भ्रमण कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की जन कल्याणी नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि यह समय लोगों को मिलने व पार्टी से जुड़ने का है। इसी दौरान उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2022 में आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा पे चुनाव लड़ेगी। अब मेरा आदरणीय पत्रकार बंधुओं से निवेदन बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे प्रदेश के अंदर जैसा कि आपको विदित है पार्टी की ओर से पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरा सर लक्ष्य एक ही है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी 2022 के अंदर और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूरे प्रदेश में जगह जगह संगठन निर्माण में बूथ तक लोगों को जोड़ रहे हैं। आज नैनीताल विधानसभा में हम बूथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बूथ की जिम्मेदारी दे रहे हैं और बूथ प्रतिनिधि बना रहे हैं ताकि वो गांव-गांव जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में, आम आदमी पार्टी के विजन के बारे में जनता के बीच में जाकर उन्हें बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काम करेगी। उत्तराखंड के मैंगलोर में कुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है। इसी के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मैंगलोर के नारसन पर बन रहे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने रुड़की बाईपास मार्ग का जायजा लेते हुए हरिद्वार पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री के इस दौरे पर राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कटाक्ष किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निरीक्षण को महज फोटोशूट करना बताया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के नज़दीक आ गया है लेकिन अभी तक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निरीक्षण केवल खानापूर्ति है। किसी से माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिले क्योंकि आप अगर निरीक्षण के लिए आए उन प्रश्नों के दबाव बहुत उम्मीद थी माननीय मुख्यमंत्री जी के इस दौरे से और पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी नारसन क्षेत्र में आए थे लेकिन महज 3 से 5 मिनट के अंदर उनका हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर उड़ गया, फिर वो बाई कार निकल गए। 25-30 सेकंड की उनकी मीडिया को संबोधन और निरीक्षण के नाम पर 4 कदम वो रुड़की के बाईपास पर चले हैं। ना किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त की, ना कोई उन्होंने सवाल किया। इस क्षेत्र को आज उन्होंने बहुत निराश किया। बिना किसी पर्व के मंगलौर और रुड़की में पूरी तरह जाम लगा रहता है, उस पर किसी से चर्चा नहीं की। किसी प्रधान, पूर्व प्रधान, पंचायत प्रमुख, किसी जनप्रतिनिधि से कोई बात नहीं की। पिथौरागढ़ में वरिष्ठ भाजपा नेता और सकारात्मक मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से दिल्ली में भेंट कर सीमांत की समस्याओं को चर्चा की। मंत्री ने सीमांत की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जल्द निराकरण की बात कही है। वहीं स्वामी विवेकानंद ने सांसद अजय टम्टा से भी मुलाकात कर सीमांत क्षेत्रों धारचूला और मुनस्यारी में आपदा में हुए नुकसान और सीमांत क्षेत्र के विकास कार्य चर्चा करने के साथ सीमांत के लिए अलग बजट की मांग की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से इजाफा हुआ है। बुधवार को राज्य में कोरोना के 516 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 13 मरीजों की मौत भी हुई। इसके साथ ही यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,784 हो गई है। वहीं कोरोना के कारण 1251 लोगों ने अपनी जान भी गंवा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यह आंकड़ा 95 लाख के पार पहुंच चुका है।
वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पे संक्रमितों की संख्या 75,000 के पार पहुँच गई है। हालांकि 90% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना महामारी के चलते हर वक्त आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स में 3 महीने की ढील दी थी, लेकिन अब हाउस टैक्स में दी जाने वाली छूट खत्म की जा रही है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नई नीतियों के तहत हाउस टैक्स लिया जाएगा। इस बार ये नीति ये बनाई है कि जो हम बार बार छूट देते हैं उससे जो है लोग भी भ्रमित होते हैं। लोग सोचते हैं कि अब फिर दोबारा छूट मिल जाएगी, तो इस बार ये छूट एक बार करेंगे और हम इसको बृहद स्तर पर करेंगे। हम वार्डों में भी कैंप लगाएंगे। वार्डों में कैंप लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का पालन भी करेंगे। कोरोना काल चल रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे हमने अभी स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमने 50 स्टॉल यहाँ पर लगाए थे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे स्टॉल के माध्यम से जो है अपने टैक्स को जो है उसकी रिकवरी करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिनी स्विट्जरलैंड से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता और तुंगनाथ में पर्यटकों की भरमार लगी हुई है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। यहां कुछ ही दिन पहले बर्फबारी हुई, जिसके बाद इस स्थल की खूबसूरती चार चांद लग गए। वैसे दिसंबर के तीसरे सप्ताह से ही क्षेत्र में ज़्यादा बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार अभी से बर्फबारी होने से पर्यटकों ने यहां आना शुरू कर दिया है। पर्यटक यहां बर्फबारी का आनंद उठाने आ रहे हैं, मगर शौचालय, बिजली और दूर संचार की कोई सुविधा न होने से उनमें मायूसी देखने को मिल रही है। सैलानी यहाँ रुकने के लिए पहुँचते तो हैं, लेकिन सुविधाएं न होने के कारण यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले स्थानों पर अच्छी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ धाम में बर्फबारी होने के कारण निचले क्षेत्रों में ठंड भी बढ़ गई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक चोपता पहुंच रहे हैं। यहां से तुंगनाथ की दूरी 3.5 किलोमीटर है। तुंगनाथ भगवान के कपाट पिछले माह बंद हो चुके हैं। बावजूद इसके पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही बर्फबारी में नृत्य भी कर रहे हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाने वाला पर्यटक स्थल चोपता में इस बार अच्छे से अच्छी बर्फबारी हो रही है। क्षेत्र में लगभग 2 से 3 फीट के करीब बर्फ जमी हुई है, जिसमें इन दिनों देश के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठाने चोपता पहुंच रहे हैं। जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन सरकारों की ओर से इन पर्यटक स्थलों को संवारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। प्रसिद्ध पर्यटक चोपता क्षेत्र सेंचुरी एरिया में आने से आज तक यहाँ विद्युतीकरण नहीं हो सका है। इससे देश विदेश से घूमने पहुंच रहे पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा निगम ने क्षेत्र को विद्युतीकरण करने के लिए कई बार भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक क्षेत्र का विद्युतीकरण नहीं हो सका है। इसके अलावा क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सरकार व्यवस्थाएं नहीं जुटा पा रही है। चोपता दुगलबिट्टा में बना गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी खंडहर में तब्दील हो गया है। इसके लिए भी सरकार और शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारी भी बहुत ही शानदार और इतना अच्छा मौसम था उस समय कि पर्यटकों के लिए बहुत ही शानदार था। और अगर वहाँ पे
जरा लाइटिंग की व्यवस्था और दूरसंचार सुविधा की व्यवस्था हो जाती तो वो हमारे उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम स्थल हो जाता वो। बता दें, हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक चोपता पहुंचते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के निकट व केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का मुख्य पड़ाव होने के कारण यहाँ तीर्थ यात्रियों का तांता भी लगा रहता है। बावजूद इसके अभी तक इस स्थान पर एक स्थायी शौचालय तक की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। चोपता में एक भी सफाई कर्मचारी मौजूद नहीं है। सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे तुंगनाथ का स्थल है, जो ये पर्यटक स्थल है, इसका विकास करने के लिए इसको उत्तराखंड देश विदेश स्तर पर इसको लाया जाए और यहाँ पे दूरसंचार की अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए और साथ ही लाइटिंग व्यवस्था भी वहाँ पे मुहैया करवाई। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। चोपता के अंदर जो है कुछ लीगल समस्याएं पैदा हुई हैं और पर्यावरण को लेकर के वहां पर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है, उसको लेकर के हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे जैसे चोपता जैसे स्थल का बहुत तेजी से विकास होना चाहिए। वहां पर कैंपिंग भी होती थी, वो भी रोक दी गई। तो निश्चित रूप में हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट को बताएंगे कि हमारे जो रमणीय स्थल हैं इस प्रकार से उनमें रोक नहीं लगनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। चोपता के साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों में अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिस कारण पर्यटक इन स्थलों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निरीक्षण करने के लिए मैंगलोर नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर कुंभ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के निरीक्षण को लेकर जिला अधिकारी हरिद्वार आज नारसन बॉर्डर पहुंचे और मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर नारसन बॉर्डर का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कर कोरोना जांच को लेकर भी विचार किया जाएगा। बॉर्डर में जो जितने भी लोग बाहर से उत्तराखंड स्टेट के अंदर आते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक सुविधाएं यहाँ पे स्थापित है। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स है, जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ कराया जाता है और सारे लोगों का जो है थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। तो थर्मल स्क्रीनिंग में अगर कोई सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो उनका टेस्टिंग भी जो है यहाँ मौके पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार का एक सुविधाएँ जो है यहाँ पे पूरा बना हुआ है। आगामी कुंभ मेला को लेकर के भी जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसका निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो आज उसका तैयारियों देखने के लिए आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।